नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। भारत सरकार में लोकतंत्र का महापर्व प्रारंभ होने वाला है। बहुत जल्द ही आचार संहिता आने वाली है। उससे पहले जिस पर जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, उस विभाग में खलबली मची हुई है। भागम भाग है। कोई रिटायर होता है, कोई त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र देते समय अधिकारी निजी कारण बता देते हैं, लेकिन होता कुछ और है। खैर छोड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के 2 पद रिक्त थे, उन्हें भर दिया गया है। गुरुवार 14 मार्च को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नियुक्ति कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाले पैनल में देश के चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए ज्ञानेश कुमार के बारे में बताता हूँ। ज्ञानेश कुमार IAS 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और केरल कैडर से ताल्लुक रखते हैं। ज्ञानेश की सेवानिवृत्ति से पहले संसदीय मामलों के मंत्रालय तथा अमित शाह के नेतृत्व वाले सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद पर कार्य कर चुके हैं। जिस वक्त केंद्र सरकार ने संसद में जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बिल पारित किया था, उस वक्त ज्ञानेश कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के प्रभारी हुआ करते थे। इसके बाद उन्हें सहकारिता मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया, जिससे पहले वो संसदीय मामलों के मंत्रालय में सचिव भी रहे थे। वो सेवानिवृत्ति आयोग के बाद बनाए रखे गए और अंततः 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें लोकपाल में सचिव पद से नवाजा जाता है। फिर कार्यकाल लंबा होता है। उसके बावजूद इन्हें चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के पद से भी प्रफुल्लित किया जाता है, भार दिया जाता है। ज्ञानेश कुमार राम जन्म मुद्दे को भी नजर रखते रहे, यानी विस्तार पे विस्तार, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। आखिर कहीं ना कहीं भारत में योग्य अधिकारियों की कमी सरकार को नजर आती है। कभी कुछ के कंधों पर रखकर सरकार अपनी सरकार चलाना चाहती है। दूसरे चुनाव के बारे में बताता हूं आपको, जिनका जन्म 1963 में हुआ। इनका नाम सुखबीर सिंह संधू। 1988 बैच के रिटायर IAS अफसर हैं। उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं। उत्तराखंड में मुख्य सचिव रहे। इन पर सरकार की कृपा हुई। 6 माह का विस्तार मिला, विस्तार पूर्ण हुआ। लोकपाल में इन्हें भी सचिव पद से नवाजा गया। सचिव पद का कार्यकाल लगभग 1 वर्ष का था। 1 माह बीता, उसके बाद इन्हें भी लोकतंत्र के महापर्व में, लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त पद से प्रफुल्लित किया गया, बैठाला गया। अनुभव के मामले में सुखबीर सिंह ठीक है, अधिकारी हैं। उच्च शिक्षा विभाग रहा, मानव संसाधन विभाग रहा, मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग, NHI, कई सारे अन्य विभागों में ये रहे। और ये डॉक्टर भी हैं, MBBS की पढ़ाई भी इन्होंने की है। जिस प्रक्रिया के जरिए ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को बतौर चुनाव आयुक्त 14 मार्च को नियुक्त किया जाता है, आज उनकी नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पिछले साल मोदी की बहुमत सरकार ने जो कानून लाई, उसमें विपक्ष का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो कमेटी बनी है उसमें 3 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई मंत्री और विपक्ष का एक नेता। यानी सत्ता दल
तो बहुमत में हमेशा रहेगा, विपक्ष के नेता का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है। इसीलिए ये प्रक्रिया आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है। प्रक्रिया को चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। पिछले साल अगस्त में मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मोदी सरकार एक विधेयक लाई थी, जो अब कानून की शक्ल में है। इस कानून पर अमल आने के बाद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मौजूदा प्रक्रिया से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया। उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को कमेटी में जगह दे दी गई। कानून ने सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त सर्विसेज से जुड़े शर्तों में बदलाव किया। उनके मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया 2 चरणों में बंट गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि सरकार जिसे चाहेगी वही चुनाव आयुक्त होगा। इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता की जो बात आती है वो ढक जाती है। अब 2 चरणों में बढ़ गई, बताऊंगा। पहला चरण जैसे कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की बात हुई है। इस कमेटी में कानून मंत्री के अलावा 2 सचिव शामिल करने का प्रावधान था। समिति को सीईसी और ईसी के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर सिलेक्शन कमेटी को भेजने का काम दिया गया। दूसरा, सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से नॉमिनेट किए गए केंद्रीय मंत्री को 2 जगह दी गई। ये कमेटी शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों को चुन सकती है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कानून में यह हुआ कि जिन नामों को सर्च कमेटी ने शॉर्ट लिस्ट नहीं किया, अगर प्रधानमंत्री चाहें तो प्रधानमंत्री की अगुवाई में या उनका पैनल नए नामों पर विचार कर सकती है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में केंद्र सरकार की पूरी दखल और वर्चस्व विपक्षी पार्टियों को भा नहीं रही, उनकी समझ से परे है। इसलिए कहीं ना कहीं इस कानून को कांग्रेस नेता जया ठाकुर और राजनीतिक दलों की पारदर्शिता को लेकर काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मैं बताऊं क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ये मामला। भारत सरकार के इस फैसले के बाद जो विवाद हुआ उसके 2 मुख्य वजह रही। पहला, विपक्ष को नए कानून की जिन बातों पर आपत्ति थी उनमें सबसे अहम पैनल का गठन था, जिसमें 2 नुमाइंदे सरकार के थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता के पैनल शामिल करने के बाद विपक्षी पार्टियों को महज एक दिखावा और औपचारिकता ही कहा जा सकता है, क्योंकि उसके पास नियुक्ति प्रक्रिया की किसी प्रकार की अथॉरिटी नहीं है। क्योंकि बहुमत हमेशा सत्ता दल या कह सकते हैं प्रधानमंत्री जिसे चाहेगा वही नियुक्त होगा। दूसरा समस्या जो है, कानून को सुप्रीम कोर्ट के पहले साल एक फैसले अनूप बर्णवाल बनाम भारत सरकार की अनदेखी और अदालत के फैसले को पलटने वाला कहा गया। 2023 के मार्च महीने में देश में सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाया कि सीईसी और ईसी के चयन के लिए जो पैनल फैसला लेगी उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता के अलावा देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई शामिल होंगे। हालांकि अदालत ने साथ में यह भी नत्थी कर दिया था कि कोर्ट का आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बना देती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत सरकार की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति की ओर से की जाती थी। विपक्षी दलों ने नए कानून की आलोचना की और कहा पैनल को जिस तरह की ताकत दे दी गई उससे सत्ताधारी पार्टी ऐसे सीईसी और ऐसे ईसी का चयन करेगी जो इनको फायदा पहुंचाएगा। आखिरकार ये मामला 2 साल बाद जनवरी में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। भारत का महापर्व लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, और चुनाव की प्रक्रिया ऐसे हाथों में जाना जो पहले से ही कृपा पात्र रहे हों।
उन पर विश्वास करना कहीं ना कहीं आम जन से परे नजर आता है। और कृपा पात्रों से बहुत ज्यादा निष्पक्ष होकर कार्य करने की बात समझी नहीं जा सकती, हो नहीं सकता। विगत समय में सरकारों को ऐसा प्रतीत होता है या होने लगा है कि योग्य अधिकारियों की कमी है, इसीलिए एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन होता रहता है। ये भी एक विचारणीय है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। उसी के तहत मैं अपनी बात ये कह रहा हूं। आखिर क्यों हकमारी हो रही है? अगर ऐसा लगता है तो जो रिटायरमेंट की अवधि है 60 साल 58 साल, इसको बढ़ा के कर दिया 65 साल 64 साल 62 साल। उसमें किसी को लगेगा तो नहीं कि मेरे साथ छल हो रहा है, मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है। एक को सेवा विस्तार और दूसरे को रिटायरमेंट। ये क्या है भाई? अचानक आकस्मिक तो होता नहीं है, नियमित होती है चीजें और आपको पता होता है। उससे पहले उनको जिम्मेदारी दीजिए कि कैसे क्या करना है। लेकिन नहीं, हमें तो फिर अपने हिसाब से काम करना। मतलब जैसे कहावतों में हमारे बुजुर्ग कहेंगे, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जो मेरे फेवर में काम करेगा विस्तार होगा, नहीं करेगा रिटायर होगा, उसके बावजूद नहीं होगा तो जबरदस्ती रिटायरमेंट हो जाएगा। आखिर ये क्या हो रहा है? विचारें। इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता देश का भाग्य विधाता, साथ में अपना भी भाग्य विधाता। इस लोकतंत्र की विशेषता यही रही है कि हर 5 वर्ष बाद चयन की प्रक्रिया आपके हाथ आती है। क्या करना है आपको, किसे चुनना है, आपका अपना विवेक है। मतदान से भागना उचित नहीं है। इसलिए निष्पक्ष दस्तक सभी दर्शकों से अपील करता है कि भारत के महापर्व महामहोत्सव चुनावी महोत्सव में सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें और अपने भाग्य विधाता बने, देश के भाग्य विधाता बने। अगर आपको मेरी बात, मेरे विचार, मेरी खोज अच्छी लगी हो, कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कर सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।